दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज अध्ययन और रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम स्वतंत्रता और समानता तथा अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का भाग 5, स्वतंत्रता एवं समानता तथा अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, देखिए, किसने कहा है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। ऑप्शन है आपके रूसो, लास्की, ग्रीन या फिर स्पेंसर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। ये कथन रूसो का है कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है ग्रीन, लास्की, बारकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये कथन बारकर का है। लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है कि बारकर द्वारा कहा गया यह कथन किस विचारक के विचारों को उद्घाटित करता है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। बारकर का कथन है, लेकिन आपको बताना है कि किस विचारक के विचारों के संदर्भ में बारकर द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? ऑप्शन है लास्की, पापर, बारकर या फिर सीले। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बारकर। बारकर का कहना है कि स्वतंत्रता अपने आप से ही कलह कर सकती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नहीं बताएंगे, आपको याद होना चाहिए, ये सीले का कथन है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, ये कथन किसका है? तो ये भी सीले का ही कथन है। देखिए, दो महत्वपूर्ण कथन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, सीले का है, और स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, ये सीले का ही कथन है। अगला प्रश्न है, किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? यानी स्व विषयक और पर विषयक आचरण के बारे में किसने अंतर किया है? ऑप्शन है जेम्स मिल, जेरमी बेंथम, जे एस मिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जे एस मिल। दोस्तों, जे एस मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत में या स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के बीच अंतर किया है। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में मानवीय कार्यों का विभाजन स्व विषयक और पर विषयक यानी स्व संबंधित और पर संबंधित में करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ये टिप्पणी की है? प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है, ये किसका कथन है? ऑप्शन है ग्रीन, मिल, बारकर या पापर। तो ये जे एस मिल का कथन है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं और स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है मिल के बारे में कि मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता और विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। उनकी कृति ऑन लिबर्टी है और स्वतंत्रता के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है? तो ये हैं आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन आधुनिक समय में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ऑप्शन देखिए, समानता, स्वायत्तता
हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या पसंद की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा दोस्तों ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। ये किस विचारधारा से संबंधित है? तो दोस्तों ये नकारात्मक स्वतंत्रता की विचारधारा है या अवधारणा है, जिसमें ये माना जाता है कि हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा? तो सही उत्तर है सकारात्मक स्वतंत्रता या जो पॉजिटिव लिबर्टी है दोस्तों, इसकी अवधारणा सबसे पहले टी.एच. ग्रीन के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य हो। ये कथन किसका है? देखिए स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग और उपभोग करने योग्य हो। ये कथन याद रखिएगा, टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? लास्की, मैकाइवर, ग्रीन या बोंदा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ये कथन लास्की का है जो कहते हैं कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, नैतिक शक्ति, नियंत्रण का अभाव या फिर राजनीतिक शक्ति। तो उत्तर है लास्की दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इन्होंने स्वतंत्रता को नैतिक शक्ति के रूप में माना है और इनका मानना है दोस्तों कि स्वतंत्रता के द्वारा ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है? सभी प्रतिबंधों का अभाव, कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, कानून का शासन या सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सभी प्रतिबंधों का अभाव गलत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि सभी प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है, इसे उच्छृंखलता ही कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण है कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज है नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में करे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही तो हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा लुशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। तो दोस्तों लुशियन पाई के राजनीतिक विकास में समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, देखिए समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण शामिल हैं, जबकि स्वतंत्रता इसके राजनीतिक विकास का आधार स्तंभ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, गांधी, नेहरू या फिर जेफरसन। तो सही उत्तर है जेफरसन, ऑप्शन डी। दोस्तों जेफरसन अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे और नागरिक स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण लेखकों में थे। उन्होंने ये विचार दिया कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार एक कैसा अधिकार है? नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार यानी सिटीजन राइट है और एक नागरिक होने के नाते हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दासता क्या है? दोस्तों अरस्तु दासता को प्राकृतिक और न्यायोचित मानते हैं और वो कहते हैं कि दासता जो है ये स्वामी और दास दोनों के लिए हितकर है। तो सही उत्तर अरस्तु के अनुसार दासता प्राकृतिक और लाभप्रद है, ऐसा उनका मानना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है?
तो देखिए, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में इन्होंने ये प्रतिपादित नहीं किया है कि सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में कहा है कि स्वतंत्रता और समानता दो केंद्रीय मूल्य हैं, दो स्वतंत्र मूल्य हैं, जिनमें स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है और आइजिया बर्लिन का विचार है कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का मामला हो सकता है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। स्वतंत्रता के बाद आइए समानता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? ऑप्शन है सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता या फिर राजनीतिक समानता। तो दोस्तों, ये विचार प्राकृतिक समानता का है, जिसमें ये माना जाता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि दो विचारकों के कथन एक जैसे हूबहू हैं, इसलिए इसको हम व्याख्या करेंगे अलग से। देखिए, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ नहीं हो। ये किसका कथन है? ऑप्शन है जे एस मिल, टी एच ग्रीन, जी डी एच कोल या एच जे लास्की। तो ये कथन जिसमें ये कहा गया है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं जब तक वह आर्थिक समानता के साथ न हो, तो ये एच जे लास्की का कथन है। लेकिन यहीं पे अगर जो ये कह देता है कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना एक मिथक है, एक कल्पना है या कपोल कल्पना है, तो ये कोल यानी जी डी एच कोल का कथन हो जाएगा। तो याद कर लीजिए, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, ये लास्की का कथन है। लेकिन राजनीतिक समानता एक कपोल कल्पना है, एक मिथक है या फिर एक कल्पना है जब तक कि आर्थिक समानता के साथ न हो, ये जी डी एच कोल का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर हों, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, डायसी, लास्की, मैकाइवर या फिर आइवर जेनिंग्स। तो ये कथन दोस्तों देखिए लास्की का है, जो कहते हैं कि समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर हों। अगला प्रश्न देखिए, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, किसका कथन है? ऑप्शन है ब्राइस, गेटेल, लास्की या फिर वुडरो विल्सन। तो सही उत्तर है लास्की का कथन है, जो कहते हैं कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है सही कथन कौन है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है? ऑप्शन देखिए, सी डी बर्न्स, बर्क, ब्राइस और कार्लाइल। तो सही उत्तर है बर्क का कथन है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। दोस्तों, प्रजातंत्रीय समानता को बर्क ने दानवीय संकल्पना माना है। इसके अलावा कार्लाइल एक विचारक हैं जो प्रजातंत्रीय समानता को अविश्वसनीय, बेवकूफ़ी भरी मूर्खता भी कहते हैं। तो याद कर लीजिए, प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये बर्क का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नहीं बताएंगे, अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने क्रांतियों की विस्तृत विवेचना की है कि क्रांति किस तरह से होता है, तो उन्होंने असमानता को क्रांतियों का एक महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो सही उत्तर है अरस्तु द्वारा वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत आनुपातिक समानता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है राजनीतिक समता। देखिए, राजनीतिक समता एक व्यक्ति एक मत की वकालत करता है, सामाजिक समता समाज में भेदभाव के अंत की बात करता है, आर्थिक समता शोषण के अंत की बात करता है और कानूनी समता कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 4, 2, 1।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा निम्नलिखित में से ये तथ्य स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ये दोस्तों अमेरिकी स्वातंत्र्य घोषणा का ये जो वक्तव्य है उसमें कहा गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारत में संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, संरक्षात्मक भेदभाव समानता के विचार से संबंधित है। यानी समाज के ऐसे लोग जो पहले से ही दीनहीन स्थिति या पिछड़े वर्ग के रूप में हैं, उनके लिए संरक्षणात्मक भेदभाव किया जा सकता है, यानी उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं जिससे कि उनका स्तर अन्य लोगों के बराबर आ सके। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? दोस्तों प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन रूसो करता है। रूसो का मानना है कि कुछ विभिन्नताएं प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं और मनुष्य इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। दोस्तों ए डिस्कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी यानी असमानता की उत्पत्ति पे विचार जो है ये रूसो की महत्वपूर्ण कृति है और इसमें रूसो प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से। कथन है कि समानता का अर्थ है किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। कारण है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई विरोध या विभेद नहीं होना चाहिए। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि समानता का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार की विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जाएं और इससे मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई विभेद या भेद नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? ऑप्शन देखिए, यह एक सकारात्मक विचार है, यह एक भावनात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है और यह न तो सकारात्मक है न नकारात्मक है। दोस्तों कानून के समक्ष समता पे जो लागू होता है वह है कि यह एक नकारात्मक विचार है। तो नकारात्मक विचार इसलिए क्योंकि कानून के समक्ष समता में ये माना जाता है कि कानून जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी विधि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस कारण कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक विचार है। अगला प्रश्न है, समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो समाज में समानता का निहितार्थ जो है ये विशेषाधिकारों का अभाव है, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार या विशेष सुविधाएं न दी जाएं, इससे समाज में समानता स्थापित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में किस प्रकार की समानता के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या फिर आर्थिक समानता। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता, क्योंकि समानता के उदारवादी विचार जो है आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए समानता का अर्थ है व्यवहार और पुरस्कारों की पहचान, समानता का अर्थ है समान आय, समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और ऑप्शन डी है समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो दोस्तों ये देखिए ऑप्शन डी आपका सही है कि समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अब उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर देने का प्रावधान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी जो है किस शासन व्यवस्था में है? ऑप्शन है लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र या अभिजात तंत्र। तो सही उत्तर है राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में दी जा सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रता और समानता में संबंध पे आधारित प्रश्नों को। प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। तो देखिए ये कथन GDH कोल का है। हमने पहले ही कहा था
कि जहाँ पर वास्तविक नहीं हो सकती या वास्तविकता की बात आए वहाँ पर लास्की हैं, लेकिन जहाँ पर कहा जाए कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, मिथक है या फिर कल्पना है, ये GDH कोल का कथन है। अगला प्रश्न है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, ये कथन किसका है? तो मिथक, कल्पना या कपोल कल्पना, ये GDH कोल का कथन है। अगला प्रश्न है यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? तो इस प्रकार के विचार रखने वाले स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ऑप्शन देखिए लास्की, RH टॉनी, RH सल्टाउ या GDH कोल। तो सही उत्तर है RH टॉनी। RH टॉनी का विचार है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन इस मत का समर्थक है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? देखिए ऑप्शन है आपके हाब्स, एडम स्मिथ, डी टाकविले या लास्की। तो सही उत्तर है डी टाकविले जो हैं ये स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। दोस्तों कई ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, जिसमें ह्यूम, बार्कर, रूसो इनका नाम आता है। जबकि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वालों में लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले का नाम प्रमुखता से आता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं जो है, ये कथन किसका है? तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं दोस्तों, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। देखिए लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक न मानकर एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न है यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता कभी साथ साथ नहीं रह सकते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है जो कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, किसका कथन है? तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है, क्योंकि लॉर्ड एक्टन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। अगला प्रश्न है देखिए, समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है ये लास्की का मानना है। वो कहते हैं कि समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज़ नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन हैं? देखिए प्रोफेसर जोड, डॉक्टर आशीर्वादी लाल, रूसो या फिर मिल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रूसो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह का विचार ह्यूम, रूसो और जो है दोस्तों बार्कर आदि हैं जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? इसमें देखिए लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली और डी टाकविले। तो सही उत्तर है दोस्तों मैकाइवर। दोस्तों लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले और मैकियावेली को छोड़ दिया जाए, मान लीजिए लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले जो हैं स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारक मैकाइवर हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि इस प्रश्न को आप जरूर देख के जाइएगा। देखिए स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, ये कथन किसका है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। ऑप्शन है लॉक, रूसो, पोलार्ड या ग्रीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोलार्ड का कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वो व्यवस्था कौन सी है? तो दोस्तों ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? ऑप्शन है उदारवाद, अराजकतावाद, मार्क्सवाद या फिर सर्वाधिकारवाद।
सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो सही उत्तर है लास्की। लास्की का कहना है कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन है, स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है पैरेटो, मैटलैंड, हर्बर्ट डीन या फिर डेविड ह्यूम। तो सही उत्तर है ये कथन हर्बर्ट डीन का है, जो कहते हैं स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं न ही पृथक हैं, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। दोस्तों, वर्तमान में आप जानते हैं लोक कल्याणकारी राज्यों में स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो यहाँ पर ये कथन हर्बर्ट डीन का है, जो कहते हैं स्वतंत्रता समानता न विरोधी हैं न एक दूसरे से अलग हैं, वो एक आदर्श के दो रूप हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में समझा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। इसलिए शास्त्रीय उदारवादी पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? आपको बताना है कि जे.एस. मिल किसका निष्ठावान समर्थक था। तो सही उत्तर है जे.एस. मिल। दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण विचार है स्वतंत्रता, यानी जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता का समर्थन किया था बड़े व्यापक स्तर पर, और स्वतंत्रता के विचार उसके ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों यानी निषेधात्मक और सकारात्मक पक्षों पर बल दिया था? तो दोस्तों, नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष जो हैं स्वतंत्रता के, उस पर बल देने वाले विचारक आइजिया बर्लिन हैं। अगला प्रश्न है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है जेम्स मिल, लास्की, जे.एस. मिल और फ्रीमैन। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, जे.एस. मिल का विचार है। दोस्तों, जे.एस. मिल उदारवादी विचारक हैं, वो राजकीय सहायता जो है उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। इसी कारण उनका कहना है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि ग्रीन ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बचाव किया था। कारण है कि उसने उदारवाद और आदर्शवाद को मिलाने की कोशिश की थी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ग्रीन ने व्यक्तियों की स्वतंत्रता का बचाव किया और उसने उदारवाद और आदर्शवाद को मिलाने की कोशिश की थी। उदारवाद व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन आदर्शवाद व्यक्ति को सब कुछ को राज्य में शामिल करने की बात करता है। लेकिन ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद के बीच समन्वय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का है, जो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन 4 एसेज ऑन लिबर्टी या 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इन दोनों पुस्तकों के लेखक आइजिया बर्लिन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन लिबर्टी के रचयिता कौन है? तो ऑन लिबर्टी मिल की या जे.एस. मिल की महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह किसने कहा था कि चर्च ने सभी मनुष्यों को समानता को स्वीकृति प्रदान की, लेकिन यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी? ऑप्शन है लेनिन, डेनहम, लीकाक या फिर टॉनी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये कथन लीकाक का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है और निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। ये किसका विचार है? तो सही उत्तर है H.J. लास्की का विचार है कि निर्बल की स्वतंत्रता सबल के प्रतिबंध पर निर्भर है और निर्धन की स्वतंत्रता धनवानों के प्रतिबंध पर निर्भर है। यहाँ पर देखिए, मिल खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे। ये किसने कहा है? मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर या मसीहा किसने कहा है? तो उत्तर है अर्नेस्ट बारकर। दोस्तों, बारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता और सैद्धांतिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक नहीं बल्कि बहुआयामी है? तो उत्तर है H.J. लास्की का कथन है कि स्वतंत्रता अपने आप में केवल एक ही नहीं बल्कि ये बहुआयामी है। अगला प्रश्न है, किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? देखिए, मैकफर्सन, लास्की, ग्रीन या फिर कांट। तो सही उत्तर है मैकफर्सन। मैकफर्सन ने स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा, इसका निम्नलिखित अभिलेख किसमें वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र, UN सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र और भारतीय संविधान। तो सही उत्तर है ये फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया है कि मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। कारण है कि दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। स्वतंत्रता और समानता आप जानते हैं लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, क्योंकि दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन देखिए, समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से नहीं है और कारण है कि मनुष्य आवश्यकताओं, सामर्थ्य और इच्छाओं में विषम यानी भिन्न भिन्न है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये मान्यता कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, ये विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है समानता का उदारवादी सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है इसमें ये माना जाता है, समानता के उदारवादी सिद्धांत में ये माना जाता है कि समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर है वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा के प्रतिपादक अर्नेस्ट बारकर हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है? तो ये है मिल। मिल दोस्तों सनकीपन, स्वतंत्रता को सनकीपन और चारित्रिक विषमता की हद तक न्यायोचित ठहराता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन, आइजिया बर्लिन, रॉबर्ट नोजिक या फिर अर्नेस्ट बारकर। तो सही उत्तर है मिल्टन फ्रीडमैन ने दोस्तों मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता के मुख्य लक्षण क्या हैं आपको बताना है। आप देखिए, कथन एक है विशेषाधिकारों का अभाव, सभी व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना, संसाधनों और संपत्ति का समान वितरण। तो देखिए, समानता के मुख्य लक्षण विशेषाधिकारों का अभाव है, व्यक्तियों को अपनी क्रियात्मक शक्तियों के विकास के समान अवसर मिले और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। तो ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं,
स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक चीज़ को करना है जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। कानून स्वतंत्रता का निषेध करते हैं, ये आपका इसलिए सही नहीं है क्योंकि कानून स्वतंत्रता के लिए दोस्तों स्वतंत्रता की बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि जब कानून रहेंगे तो व्यक्तियों के स्वतंत्रता की गारंटी उसमें दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कांट। कांट एक आदर्शवादी विचारक है। इसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय ऐसे वातावरण का चाव भरा अभिरक्षण है जिसमें सभी मनुष्यों को अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। H.J. लास्की के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन निहित विचार की अभिव्यक्ति करता है? तो दोस्तों लास्की का ये कथन ये बताता है कि स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं को मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो दोस्तों लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का अनुरक्षण है। अगला प्रश्न है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, ये कथन किसका है? ग्रीन, हीगल, लाक या हाब्स? तो सही उत्तर है ये लाक का कथन है कि नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। अगला प्रश्न है कि निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समानीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है, ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये लास्की का कथन है जो समानता को समानीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। तो याद रखिए, निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समानीकरण की प्रक्रिया का विचार निहित है, ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से। कथन है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। और कारण है कि मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपभोग व्यक्ति एकांत में कर सके। दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं, ये कथन किसका है? ऑप्शन है बेंथम, लास्की, बर्क या गांधी। तो सही उत्तर है ये लास्की का कथन है, जो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का विचार है कि समानता सामान्य रूप से अनुपात की समस्या है। अगला प्रश्न देखिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है आनुपातिक समानता या समानुपातिक समानता। इसके अंतर्गत ये विचार निहित है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, तभी वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता वैयक्तिकता के लिए ढाला नहीं है और यह गैर व्यक्तिवादी निगमित बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गई है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है F.A. हेयक, C.B. मैकफर्सन, जॉन राल्स या महात्मा गांधी। तो ये कथन आपका C.B. मैकफर्सन का है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर चिन्हित करें। कथन एक है कि स्वतंत्रता का अर्थ समस्त बंधनों का अभाव है। दूसरा है कि स्वतंत्रता का अर्थ उत्पीड़न का अभाव है। तीसरा है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव नहीं बल्कि सामाजिक रूप से स्वीकृत बंधनों का होना है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ मानव के लिए सहायक दशाओं का होना है। तो इसमें दोस्तों 3 और 4 यानी तृतीय और चतुर्थ कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। देखिए, जॉन लॉक ने दोस्तों असीमित स्वतंत्रता की बात कही है। देखिए, जॉन लॉक ये असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं। J.S. मिल ये आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। जॉन लॉक स्वतंत्रता को बहुत बड़ा मूल्य मानता है। J.S. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। इमैनुअल कांट ये सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं और कार्ल मार्क्स
शोषण से स्वतंत्रता का आगमन है, शोषण से स्वतंत्रता का आगमन। तो कार्ल मार्क्स शोषण आधारित जो समाज है उसमें स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है A2, B1, C3 और D4। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसे कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई। तो भ्रमण की स्वतंत्रता दोस्तों व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि यदि किसी मनुष्य को भ्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो उसे नागरिक स्वतंत्रता नहीं दी गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है। तो सही उत्तर है मिल के अनुसार स्वतंत्रता एक साध्य है। अगला प्रश्न है, ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित है किससे। तो ऑप्शन देखिए, अरस्तु, प्लेटो, हीगल और सभी। तो सही उत्तर है ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार हीगल से प्रभावित है। अब आइए दोस्तों, अब आइए देखते हैं अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, अधिकार से संबंधित प्रश्नों में आइए, सबसे पहला प्रश्न है, अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ये कथन किसका है। ऑप्शन है TH ग्रीन, बोसांके, लास्की या फिर लाक। तो सही उत्तर है ये कथन बोसांके का है। दोस्तों, बोसांके का कहना है कि अधिकार विवेक पर आधारित वो मांगे हैं जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार माना जाता है। तो उत्तर है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार को दूसरी पीढ़ी के अधिकारों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो देखिए, नैतिक अधिकार जो हैं इनको विधिक सामर्थ्य नहीं प्राप्त है, जबकि नागरिक, राजनीतिक और मौलिक अधिकारों को विधिक सामर्थ्य प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन है 13वां संशोधन, 14वां संशोधन, 15वां संशोधन या फिर प्रथम 10 संशोधन। तो सही उत्तर है अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिए, कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण या समाज का संरक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, समाज का संरक्षण ये अधिकार का लक्षण नहीं है, जबकि अधिकारों का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी होता है, इनका प्रयोग लोकहित में किया जाता है और राज्य के संरक्षण में होते हैं, यानी अधिकारों को राज्य संरक्षण देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये अधिकार का लक्षण नहीं है, समाज का संरक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक नागरिक अधिकारों से संबंधित है। कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है। ऑप्शन है लाक, रूसो, मिल या ग्रीन। तो सही उत्तर है मिल। दोस्तों, मिल कहता है मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए। तो वो शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने की बात करता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जो हैं इनके मत का मूल्य भी अधिक होना चाहिए मिल के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा और सेवा योजन ये किस प्रकार के अधिकार हैं। तटस्थ हैं, नकारात्मक हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। तो आपको बताना है कि शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जो है मस्तिष्क का विकास करता है और सेवा योजन उसे किसी काम में निपुण करके उसके जीवन की आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। तो शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। ये किसका कथन है। तो ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये गिलक्राइस्ट का कथन है, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में कहते हैं कि ये वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज़ से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। ये किसने कहा है। तो सही उत्तर है मनुष्य को या नागरिक को काम पाने का अधिकार है, ये लास्की का कथन है।
अगला प्रश्न आइए नागरिक राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। देखते हैं राजनीतिक अधिकारों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है मतदान को, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना या काम पाना। तो उत्तर है काम पाने का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न अब अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत से आइए देखते हैं कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। आर्थिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो दोस्तों सबसे पुराना अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता न स्थानांतरित किया जा सकता है, वो कौन सा अधिकार है। तो ये है प्राकृतिक अधिकार जो मनुष्य को सहज ही प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उन्हें जो है लागू किया जाता है। ये कथन किस अधिकार के विचार से संबंधित है। तो सही उत्तर है ये नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें ये माना जाता है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उन्हें लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता क्या है। तो सही उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में ये माना जाता है कि अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, यानी व्यक्ति के पास अधिकार पहले से ही होते हैं जैसे ही वो जन्म लेता है। ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया था। तो सही उत्तर है फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने प्राकृतिक अधिकारों के अवधारणा का समर्थन किया था, क्योंकि दोनों ही क्रांतियों में ये विचार व्यक्त किया गया है कि मनुष्य जन्म से ही समान है या जन्म से ही स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है किसके द्वारा। ऑप्शन है सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक के द्वारा या केवल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो सही उत्तर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। बेंथम, थॉमस पेन और बर्क में। तो सही उत्तर है थॉमस पेन। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। केवल थॉमस पेन जो हैं ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जबकि बेंथम ऐतिहासिक अधिकारों का समर्थक है और बर्क ऐतिहासिक अधिकारों का समर्थक है और बेंथम कानूनी अधिकारों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। ऑप्शन है प्लेटो, हाब्स, बेंथम या फिर बर्क। तो सही उत्तर है हाब्स। दोस्तों हाब्स जो है वो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है। ए देखिए वैधानिक अधिकार का सिद्धांत हाब्स, बेंथम, हीगल और रूसो। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत में ऑस्टिन, बेंथम और हाब्स आते हैं, इसमें हेगल और रूसो नहीं है। दूसरा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, जिसका ऑप्शन दिया है लॉक, मिल्टन और मिल। तो दोस्तों अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है इसमें ग्रीन, लास्की और कांट आते हैं, इसलिए ये भी सही सुमेलित नहीं है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्क, हेनरी मेन और सेविग्नी। तो दोस्तों ये आपका सही है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में बर्क, हेनरी मेन और सेविग्नी का नाम आता है। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत जिसमें लॉक, बर्क, मार्क्स और लेनिन है, ये भी आपका सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकारों का जो समाज कल्याण सिद्धांत है इसमें बेंथम, मिल और रोस्को पाउंड के नाम आते हैं। तो अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है उस युग्म की पहचान करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक हैं, ये सही है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य की कृति हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार परंपराओं की उपज हैं। लेकिन आपको बताना है सही कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है।
जो अधिकारों के यथार्थवादी सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? ऑप्शन है हाब्स, लाक, रूसो और बेंथम। तो सही उत्तर है दोस्तों लाक। लाक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है। तो याद कर लीजिए, लाक जो है वो नेचुरल राइट्स की अवधारणा को स्वीकार करते हैं और कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में भी व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार थे, जिसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते थे, किसका? तो सही उत्तर है लाक के अनुसार दोस्तों, देखिए ये प्रकृति के राज्य या प्राकृतिक अवस्था के लोग प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या थे? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार लाक के अनुसार ये प्राकृतिक अधिकार हैं, जबकि कार्य का अधिकार लाक के अनुसार जो है प्राकृतिक अधिकार नहीं है आपका। तो याद करिए, प्राकृतिक अधिकार लाक के अनुसार कार्य का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो उत्तर है लाक का मानना है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? लाक, बर्क, मिल या स्पेंसर? तो सही उत्तर है निजी और सार्वजनिक अधिकारों का विभाजन हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। तो याद कर लीजिए, अधिकारों को निजी और सार्वजनिक में विभाजन हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या होता है? तो सही उत्तर है शक्ति और प्राधिकार में जो विभेदक तत्व होता है वो वैधता होती है। प्राधिकार या सत्ता में वैधता बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर है अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत का श्रेय जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? हाब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और लाक। तो सही उत्तर है लाक अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, क्योंकि लाक जो है अधिकारों के प्राकृतिक या प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की ये परिभाषा किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके हाब्स, हीगल, बेंथम या लास्की। तो सही उत्तर है ये बेंथम का कथन है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति होती है? तो उत्तर है दोस्तों वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति निहित होती है। अब आइए देखते हैं अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, इससे संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये मानता है कि राज्य परंपराओं की देन है। अगला प्रश्न है, बर्क किस प्रकार के अधिकार का समर्थन करता है? तो सही उत्तर है बर्क जो है ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं। अब आइए कुछ अन्य सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? तो उत्तर है दोस्तों अधिकारों का प्रत्ययवादी या आदर्शवादी सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो सही उत्तर है पैन ऑप्टिकन दोस्तों जेल का आदर्श उदाहरण है। अब आगे देखते हैं अधिकार बनाम कर्तव्य, यानी अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है?
बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है। दोस्तों ये कथन वाइल्ड का है। वाइल्ड का कहना है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में होता है। अगला प्रश्न है, कर्तव्यों का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये महात्मा गांधी का कथन है, जो कहते हैं कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये किसने कहा है? अरस्तु, जॉन राल्फ, बार्कर या डायसी? तो सही उत्तर है ये कथन जॉन राल्फ का है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन दोस्तों यहाँ पे है कि अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना में निहित है, ये कथन गलत है। और अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं, सही है। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, ये भी सही है। और चूंकि अधिकार मात्र अमूर्त इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो 40 का ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से, सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी ए का चौथा हो जाएगा। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकारों का स्रोत राज्य होता है, बी का तीसरा हो जाएगा। अधिकारों का सामाजिक कल्याण सिद्धांत क्या मानता है? ये मानता है कि अधिकारों का उद्देश्य समाज का कल्याण है, सी का दूसरा हो जाएगा। और अधिकारों का आदर्शवादी या प्रत्ययवादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, डी का पहला हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसने कहा है कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? ऑप्शन है बोसांके, बर्क, ग्रीन या फिर हीगल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीन का कथन है कि अधिकार वह आवश्यक शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो हाब्स दोस्तों प्राकृतिक आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समझौता सिद्धांत या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, उसमें समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, बल्कि इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों और दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है। ये किसने कहा है? ऑप्शन है टी एच ग्रीन, एच जेलास्की, एडमंड बर्क या फिर अर्नेस्ट बार्कर। तो सही उत्तर है ये कथन टी एच ग्रीन का है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयस्कर है, यह उक्ति किसकी है? तो ये दोस्तों जे एस मिल की है, जो सुखों में केवल मात्रा का नहीं बल्कि गुणों का अंतर भी मानता है। और वो कहता है एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न है, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए, हाब्स, मिल्टन, लाक और बोसांके। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, बोसांके जो है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व कम हो गया है, किसके कारण? तो सही उत्तर है सकारात्मक उदारवाद के विकास के कारण प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व कम हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? तो ये जॉन लॉक दोस्तों, जॉन लॉक दोस्तों जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है, लेकिन इसके अंदर भी वो संपत्ति के अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता का आधार मानता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत दोस्तों, ये टी एच ग्रीन यानी ए का चौथा हो जाएगा। अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत जॉन लॉक से संबंधित है, बी का तीसरा हो जाएगा। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत ये दोस्तों एडमंड बर्क से संबंधित है। और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जेरेमी बेंथम से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 1 और 2। अगला प्रश्न है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत सबसे अधिक किसे महत्व देता है?
तो दोस्तों अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत आंतरिक विकास और व्यक्तित्व के विकास को महत्व देता है। अगला प्रश्न है कि कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? तो सही उत्तर है ये गैटेल का कथन है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा गलत है। तो देखिए गलत जो है दोस्तों ये है कि अधिकार व्यक्ति की अंतःचेतना में अंतर्निहित है। ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों प्रत्येक राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। ये लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो ये जो है दोस्तों मत देने का अधिकार शिक्षितों को ही प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की सुनिश्चित मात्रा विद्यमान हो। ये मिल का है। मिल सार्वभौमिक मताधिकार का जो है विरोधी है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कथन ग्रीन के बारे में गलत कहा गया है? राज्य समाजों का एक समाज है, ग्रीन बहुलवादी है, ग्रीन के अनुसार राज्य सभी अधिकारों और समायोजनों का अंतिम स्रोत है इसलिए वह सभी समाजों में सर्वोच्च है, और ग्रीन के अनुसार राज्य की सर्वोच्चता प्राकृतिक अवस्था और संघ की प्रकृति से निहित है। तो इन कथनों में आपको बताना है कि ग्रीन के बारे में गलत कौन है। तो ऑप्शन बी ग्रीन के बारे में गलत है कि ग्रीन एक बहुलवादी है। ये आपका सही नहीं है क्योंकि ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रत्येक राज्य की पहचान उसके द्वारा पोषित अधिकारों से होती है। लास्की का कथन है सही है। राज्य अधिकारों का सृजन नहीं करता बल्कि अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। नॉर्मन वाइल्ड का कथन है सही है। अधिकार इच्छा संतुष्टि की शक्ति है। हाफ्स का कथन है ये सही है। और अधिकार इस तथ्य में जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लास्की ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? राज्य, समाज, सामाजिक चेतना या विधि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ग्रीन के अनुसार सामाजिक चेतना प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है। लास्की का ये सही है। राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार हैं। बेंथम ये भी सही है। और अधिकार राज्य द्वारा मान्य और प्रभावी की गई मांग है दोस्तों बोसांके। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। तो सही सुमेलित जो है ये नहीं है कि अधिकार राज्य द्वारा मान्य और प्रभावी की गई मांग है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि फ्रांस की क्रांति अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी? अर्नेस्ट बार्कर, एडमंड बर्क, एच.जे. लास्की या टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों ये बर्क का कथन है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बेंथम, मिल, ग्रीन या कांट। तो सही उत्तर है ये कथन ग्रीन का है जो कहते हैं समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया है? तो यहाँ पर देखिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में शामिल है जबकि समानता का अधिकार लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। प्रत्येक राज्य को उसमें प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है। ये आपका कथन है। कारण है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं और परंपराओं का परिष्कृत रूप है? तो उत्तर है ऑप्शन बी। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में ये मान्यता है
कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं और परंपराओं का परिष्कृत रूप है। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। देखिए, अधिकार समान हित की पूर्ति के लिए एक सहायक शक्ति है जिसका दावा किया गया है और जिसे मान्य किया गया है, ये ग्रीन का कथन है। अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावे हैं, बेंथम का कथन है। राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं बल्कि उन्हें मान्य करता है, ये लास्की का कथन है। और व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति अधिकार है, ये हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अधिकार इसलिए कार्यान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उनका क्रियान्वयन होता है, ये कथन व्याख्या करता है। ऑप्शन देखिए, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की, अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत की, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की, या अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। तो दोस्तों, ये अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत की बात करता है, नैसर्गिक सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि अधिकार इसलिए क्रियान्वित किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उनका क्रियान्वयन होता है। ये अवधारणा या व्याख्या अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने स्वतंत्रता तथा समानता और अधिकार और कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा और सॉल्व किया। ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा, जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि के राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।